हेलो क्लास 12 बच्चे, मैं उमेश सर आपके सामने आज पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हम आगे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम्ब्स। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1785 में ये लॉ दिया था। और इस लॉ के बारे में इन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ गिवन बाय न्यूटन, उसी के बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और फिर उन्होंने लॉ दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ क्या था। ठीक है, तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ उसी के आधार पर चूंकि ये सोचा गया है, इसीलिए थोड़ा सा उसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने क्या लॉ दिया था कि आपके पास यदि दो मासेज है, ठीक है, m1 एंड m2, जिसमें से कंडीशन ये है कि कोई एक मास ज्यादा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स मैं Fg लगा देता हूं। ठीक है, इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r। तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 into m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them। और इस दोनों को कंबाइन किया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 by r square। अब प्रोपोर्शनल को यदि हटाएंगे तो एक कांस्टेंट उन्होंने लिया था, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम g से डिनोट करते हैं। तो g m1 m2 by r square। g का एक वैल्यू होता है, g का वैल्यू आपका होता है 6.67 into 10 raised to power minus 7। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका वैल्यू है। तो न्यूटन साहब ने ये बोला था कि दो मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ये लगता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये फोर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। ठीक है, एक बात इन्होंने बोला था। ठीक है, दूसरा ये बोला था कि ये जो फोर्स है दो मास के बीच में, इस दो मास के बीच में जो मीडियम है, वो मीडियम इस फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम बिटवीन टू मासेस। ये न्यूटन साहब ने कहा था और अभी तक वही चल रहा है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये न्यूटन्स के लॉ थे, ग्रेविटेशनल लॉ दो मास के बीच में। तो इन्हीं के बेसिस पे न्यूटन साहब, कूलम्ब साहब ने ये सोचा है। ठीक है, तो कूलम्ब साहब का क्या कहना है, he states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges। और उसमें ध्यान देना है आपको, पहला कंडीशन ये है कि स्टेशनरी होना चाहिए, यानी दोनों पॉइंट चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। बड़े चार्ज के लिए ये लॉ नहीं है, पॉइंट चार्ज के लिए उन्होंने दिया है। ठीक है, तो बोला था ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बिकॉज वी नो दैट चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इफ बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, मींस आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, then there is a force of repulsion, and if one charge is positive and other is negative, then force between them is attractive। इसीलिए इन्होंने बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन is directly proportional to product of magnitude of two charges।
जैसे न्यूटन्स ने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू मासेस, यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस यानी Q1 into Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यदि आपको ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और जैसे न्यूटन साहब ने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इस दोनों मास के बीच में यदि आप डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और ये डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात बोला है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है ये भी 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी r का वैल्यू यदि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और ये डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन ज्वाइनिंग टू मास के लॉन्ग लगता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास एक चार्ज है और दूसरा चार्ज ये है, ये चार्ज का वैल्यू +Q1, ये चार्ज का वैल्यू Q2, ये डिस्टेंस 2r है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा इसको बोला गया, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो फोर्स ऑन 2 ऑन 1 का डायरेक्शन ये होगा, एंड फोर्स ऑन 1/2 का डायरेक्शन ये होगा। और यदि ये नेगेटिव चार्जेस है दोनों, ये मान लो -Q1 है और ये -Q2 है, फिर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, एंड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज का डायरेक्शन ये होगा, यानी ये भी आपका रिपल्सिव फोर्स हो गया। ये फोर्स ऑन 1 2 होगा, 1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये r हो गया। तो ये दोनों केस में लाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। अब मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि ये +Q1 है और ये -Q2 है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स से। तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस F21 का मैग्नीट्यूड या F12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 into Q2, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है, यदि नेगेटिव ले लिया है चार्ज है तभी आपको पॉजिटिव लेना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² पे, ठीक है। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो देयरफॉर फोर्स ऑन 2 1 का मैग्नीट्यूड या फोर्स ऑन 1 2 का मैग्नीट्यूड ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 into Q2/r²। अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल यदि आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा फोर्स का, ये K क्या बोल सकते Q1 into Q2/r², where K is called Coulombic constant। ये जो K है इसको बोला गया Coulombic constant, Coulombic constant, ठीक है। या इसको बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इसको आप क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो ये कांस्टेंट क्या है आपका मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम चेंज करेंगे तो ये इसका वैल्यू भी चेंज होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। इतना तब तक आप नोट कीजिए।
हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है मीडियम डिपेंडेंट है। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इसको आप बोल सकते हो कूलम्बिक कांस्टेंट के depends on medium between two charges। तो इस k का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम का ले लो तो एप्सिलॉन m लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया मीडियम के लिए, फॉर ए मीडियम। हम मीडियम की बात अलग से करेंगे, पहले हम वैक्यूम या एयर की बात कर लेते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन m है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस मीडियम परमिटिविटी का क्या रोल है वो हम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले एयर के लिए हम समझ लेते हैं। तो फॉर वैक्यूम और बोल सकते हो आप फ्री स्पेस, ठीक है। इस एप्सिलॉन m का वैल्यू आप लेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। इसका वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और इसका यदि आप यूनिट देखेंगे ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू फॉर वैक्यूम क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एक और वैल्यू होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9, ये भी आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप ये लेंगे 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9, थोड़ा देर के लिए लाइट कटा था, इंटरप्शन हो गया। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा 4 पाई से आपका ये कैंसिल होगा 9 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। और यूनिट के का मैं बता चुका हूँ आपको कि कितना होता है। तो के का यूनिट यदि आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका जब वैक्यूम होता है तो उस समय आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू, ये बहुत काम का चीज है। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे 9 इंटू 10⁻⁻9।
कम बच्चों तो क्या हम बता रहे थे आप लोगों को कि k का वैल्यू होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें मैं ये बात करने वाला हूं कि 1/4π क्यों आया है और 1/ε ही क्यों लिया गया है। ये आपको बहुत कम टीचर बताएगा। आप जहां भी पढ़ रहे हो आप इस बात को गौर करना कि इसके बारे में आपको नहीं बताया गया हो कि 1/4π क्यों आया और 1/ε क्यों आया। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे कि why here 1/π and 1/ε। ठीक है, तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आप समझो कि परमिटिविटी क्या है। अब एक बार ये समझ लो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला आप मीडियम में लिखना चाहते हो 1/4πε0, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन r²। ये हो गया फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। ओके, और यही फोर्स यदि आप मीडियम फ्री स्पेस लेते हो तो आप लिख सकते हो 1/4π ε की जगह ε0 आएगा Q1 Q2 r², इसके टर्म में। ठीक है, और हम 1/4πε0 को ही ये बोल देते हैं कि यही फोर्स को आप लिख सकते हो K Q1 Q2 r²। ये हो गया आपका। स्क्वायर आप बोल सकते हो कि K का वैल्यू हो गया 1/4πε0, जिसका वैल्यू आया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम हेडिंग लगा रहे हैं यहाँ पे परमिटिविटी का। ये जो ε0 है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है, और ये ε0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी की बात हम करने जा रहे हैं, ε0 या फिर ε0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मीडियम का बिटवीन टू चार्ज व्हिच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। क्या आप लिखोगे इसको? परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक of the medium between two charges which affect the force between two charges। दो चार्जेस के बीच में जो एक कूलम्बिक फोर्स है उसको अफेक्ट करता है मीडियम, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नहीं था। ठीक है, तो कैसे अफेक्ट करता है उसको आप समझते हैं। ये मान लो आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे प्लस चार्ज दिए हो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और वो नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है। ठीक है, अभी इसमें आप देखो 100 लाइन निकल रहा था तो 100 ही पहुंच रहा था। यहाँ से 100 लाइंस निकला और यहाँ पे 100 लाइंस पहुंचा।
अब आपने क्या किया कि इस मीडियम के अंदर इस दो पॉजिटिव चार्ज का जो प्लेट है उसके बीच में एक मीडियम रखा, ठीक है। ये मीडियम है जिसका परमिटिविटी मान लेते हैं एप्सिलॉन 1, और यहाँ से अभी भी 100 लाइन निकल रहा है, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, और यहाँ पे आपको पहुंच रहा है मान लो 10 लाइन पहुंच रहा है, ओनली 10 लाइन, अप टू 10 लाइन पहुंचा। यहाँ पे 10 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पहुंचा, तो बाकी लाइंस को क्या किया, ये परमिटिविटी ने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया या खत्म कर दिया, कुछ भी सब, ठीक है। अब हमने एक दूसरा मीडियम डाला इसके बीच में, और इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 मान, अभी यहाँ से अभी भी 100 लाइंस ही निकल रहा है, टोटल 100 लाइंस यहाँ से निकला, लेकिन मैं अब देख पा रहा हूँ यहाँ पे अभी 40 लाइंस पहुंचा, कितने लाइन पहुंचा, 40 लाइंस पहुंचा। तो अब ये बताओ कि इसमें तो खैर कोई मीडियम है ही नहीं, तो 100 लाइंस निकला था, 100 लाइंस पहुंचा। इस दोनों में देखो किसमें ज्यादा लाइन कम हुआ, 100 लाइन दोनों से निकला, तो इसमें लाइंस जो पहुंचने वाला है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, यानी ये मीडियम ज्यादा अफेक्ट किया फोर्स को और ये मीडियम कम अफेक्ट किया। तो कहने का मतलब है कि परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 यदि ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 है, ठीक है, तो आपका फोर्स बिटवीन चार्ज F1, यहाँ पे फोर्स है मान लो दो चार्ज के बीच में F1, और यहाँ पे क्या है F2, तो F1 इज लेस देन क्या हो जाएगा F2। तो परमिटिविटी क्या किया, परमिटिविटी जैसे बढ़ा, परमिटिविटी जैसे बढ़ा, फोर्स क्या हो गया आपका, अब गया एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2 से, तो इस मीडियम में फोर्स कम लगा, इस मीडियम में फोर्स ज्यादा लगा। तो मीडियम क्या कर रहा है, फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, जैसे परमिटिविटी बढ़ता है फोर्स को क्या करता है, हटा देता है। इसका मतलब force between two charges is inversely proportional to permittivity of the medium, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसको डिलीट करके और भी बातें इसमें करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत कम जगह आपको इसको सीखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखिए इसको, समझे। तो आप क्या समझे यहाँ से, ये दो तीन फिगर जो बनाए, यहाँ से ये आपको समझ में आया है कि more is the permittivity, less is the force. More is the permittivity, less is the force. परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज आपका कम होगा, और परमिटिविटी यदि ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। मोर इज द परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स, एंड बोल सकते हैं आप इसका उल्टा भी, इसको हम लिखा करते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो 1/4 पाई क्यों लिखा, तो ये आप सेकेंड पॉइंट पे आप समझिए, इफेक्ट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन फॉर टोटल लाइंस, जैसे यहाँ पे 100 लाइन लिखा, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड lines, effect of epsilon for total electric field line is at 4 pi angle। 4 pi angle क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये यदि एक पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे बैक एंड फ्रंट चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा आपका। तो एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है, ये 4 पाई एंगल बनता है 3D स्पेस में। एक पॉइंट के चारों तरफ, ये पॉइंट है जो चारों तरफ से आप घेर दो,
वहां पे टोटल एंगल जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, स्फीयर के सेंटर पे कितना होता है 4 पाई, ठीक है। तो टोटल फील्ड लाइन कितने एंगल से निकल रहा है? 4 पाई एंगल से निकल रहा है, यानी 4 पाई एंगल से आपको टोटल फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ एप्सिलॉन फॉर वन लाइन, इफेक्ट ऑफ एप्सिलॉन फॉर वन लाइन इज 1/4 पाई एंगल। टोटल लाइन के लिए 4 पाई एंगल है, तो एक लाइन के लिए कितना हो जाएगा? 4 पाई होगा। और यहाँ पे जो फोर्स निकाल रहे हैं दो चार्ज के पीछे, तो एक ही लाइन मान रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि फोर्स इज रिड्यूस बाय 4 पाई। तो फोर्स आपका रिड्यूस हो गया 4 पाई से, इसीलिए कूलम्बिक कांस्टेंट जो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रीजन है। एक तो परमिटिविटी देके हमने बढ़ने से आपका फोर्स घटता है, यानी के का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। और टोटल लाइन के लिए एंगल 4 पाई है, तो एक लाइन के लिए एंगल कितना हो गया? 1/4 पाई। ये दो कारण है जिसके कारण के का वैल्यू क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये मीडियम के लिए यदि आप फोर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q1 × q2 बाई r² लिखेंगे, ठीक है। तो ये कार्य है इसका। अब इसमें हम एक चीज और बात करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ये तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया। अब इसमें एक टर्म आएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि एप्सिलॉन m का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। तो हर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अलग होगा। क्या होगा वो परमिटिविटी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप नोट करो, फिर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन r, ठीक है। तो एप्सिलॉन r क्या है? इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम k से डिनोट करते हैं। k और एप्सिलॉन r दोनों सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एप्सिलॉन r या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होगा? फोर्स बिटवीन टू charges in air divided by force between two charges in medium, ठीक है। ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन आप समझ सकते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर आप क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q1 q2 बाई r²। और मीडियम में सेम डिस्टेंस यदि है दोनों चार्ज के बीच में, तो आप अब क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 बाई r²। देखो 1/4 पाई कटेगा, q1 q2 बाई r² कट जाएगा, यानी 1/ε0 अपॉन 1/ε m। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ε m अपॉन ε0। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये आपका कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। और चूंकि ये दो परमिटिविटी का रेशियो है, इसीलिए ये होगा आपका यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा,
और ये डायमेंशनलेस भी होगा, डायमेंशनलेस भी होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो अब यदि हम फोर्स का फॉर्मूला लिखें, यहाँ पे आप समझिए, फोर्स का फॉर्मूला मीडियम में कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 by R स्क्वायर, ओके। और 1/4 पाई एप्सिलॉन m को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 by R स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 by R स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा एप्सिलॉन r, और ये टर्म क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर, फोर्स इन एयर आपका रिड्यूस हो गया एप्सिलॉन r से। तो रिलेटिव परमिटिविटी यदि ज्यादा होगा मीडियम का, उस मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, एयर में जो फोर्स है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एज एप्सिलॉन r इज ग्रेटर इंक्रीज, देन फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। एंड इफ एप्सिलॉन r इज डिक्रीज, देन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन r यदि 1 हो जाए, ठीक है, तो फोर्स इन मीडियम किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इन एयर के बराबर हो जाएगा। तो दो चार्ज के बीच में यदि आपको मैक्सिमम फोर्स पूछा जाए, तो यहां तक नोट कीजिए, और भी हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो आपका मीडियम क्या है, मीडियम एयर, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम और बोलो आप फ्री स्पेस, तीनों का मतलब एक ही है। तो आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन r कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन r आपने क्या देखा, यहां से ये फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन r। तो इफ मीडियम इज एयर, तो इसमें एप्सिलॉन r का वैल्यू होता है 1, फोर्स इन मीडियम, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, तो इस केस में फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन एयर होगा, और ये होगा दो चार्ज के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फोर्स, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होगा आपका, फोर्स इन एयर। तो देयरफॉर एप्सिलॉन r का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, एप्सिलॉन r का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हो कि फोर्स इन मीडियम ऑलवेज लेस देन क्या होगा, फोर्स इन एयर, ठीक है, फोर्स इन एयर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स इन एयर इज मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मीडियम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके यूनिट ऑफ डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। नोट कीजिए इसको, देखो भाई, अब हम
हम देखने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ permittivity of the medium epsilon and coulombic force constant K का वैल्यू। ये है आपका permittivity of the medium, और ये है आपका coulombic या electrostatic force constant। electrostatic फोर्स कांस्टेंट, या इसको आप बोल सकते हो कूलम्बिक कांस्टेंट। इस दोनों चीज का हम यूनिट एंड डायमेंशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला है, पहले के वाला आप लिखिए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से के क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो डायमेंशन आप निकालेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ के क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT टू द पावर -2, आर डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। चार्ज का होता है आपका एम्पियर इंटू टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको रीअरेंज करो तो m1 हो जाएगा, L टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और t का पावर -4 हो जाएगा और a का पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। यूनिट क्या होगा, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये इसका यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है। अब आप परमिटिविटी का देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप देखो परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो फिर से आप फोर्स का फॉर्मूला लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आपका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू है कांस्टेंट है, ये यूनिट लेस होता है क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल आपका जो है उसका आपका डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले शायद लेक्चर में बताए हुए हैं कि एप्सिलॉन का वैल्यू हम क्या लिखे थे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। बच्चों वहां पे गलत हुआ है, ठीक है, उसको आप मॉडिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपका हो जाएगा उसका यूनिट कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रॉन्ग हुआ है पीछे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसी लेक्चर में पीछे हमने जो लिखा था शायद ये लिख दिया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो के का होता है, एप्सिलॉन का ये होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप चार्ज का हो गया कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन का ये हो जाएगा आपका यूनिट। अब डायमेंशन निकालेंगे, ये हो गया SI यूनिट, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो इसी में देखो एम्पियर इंटू टाइम, तो एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर, फोर्स का mLT टू द पावर -2, ठीक है, और आर स्क्वायर का हो गया L स्क्वायर। इसको अरेंज करेंगे तो m का पावर -1, L टू द पावर हो जाएगा -3 और T टू द पावर 4 हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा परमिटिविटी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने परमिटिविटी के बारे में देखा, ठीक है।
इसको आप नोट कीजिए, फिर हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा उसका यूनिट के बारे में बात करें, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए आप यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? कूलम, ठीक है। अब एक कूलम का क्या मतलब वो हम समझते हैं। देखिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2 by r²। ये जो है 1/4πε0, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बिटवीन टू चार्ज के। 1/4πε0 को k से डिनोट किए, k q1 q2 by r²। इस k का वैल्यू मैं बता चुका हूँ, ये वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ये हो गया 9 × 10⁻⁹ q1 q2 by r²। अब मान लो इफ q1 q2 दोनों 1 कूलम का चार्ज है, ये भी 1 कूलम, q2 भी 1 कूलम, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। अब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करो, q1 1 q2 1 r2 1, तो आपका ये फोर्स कितना आएगा? 9 × 10⁻⁹। इससे क्या समझ में आएगा? 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन किया? 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम वो चार्ज है, इतना अमाउंट है, that repel an equal and similar charge, equal and similar, ठीक है। दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, एक कूलम ये भी है, एक कूलम ये भी है, तो repel equal and similar charge with a force of 9 × 10⁻⁹ when placed in vacuum at a distance of 1 meter। यानी दो चार्ज, ये जो दो चार्ज है आपका q1 ये भी 1 कूलम होना चाहिए, q2 ये भी 1 कूलम होना चाहिए, और इसके बीच का दूरी 1 मीटर यदि है, तो इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन ये आपका कितना लाइएगा? ये k के बराबर, यानी 9 × 10 का पावर, k का वैल्यू हो सकते यूनिट अलग होगा, 9 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसको बोला गया है 1 कूलम चार्ज। इसको क्या बोला गया है? 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो ये था एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसी में हमने बताया कि 1 कूलम को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसके लिए हमें ये कंडीशन हमें मानना पड़ेगा, उसी को हम डिफाइन किए लेंगे, ठीक है। अब इसका हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। एसआई यूनिट हमारा होगा सीजीएस यूनिट की बात करें। अब देखिए एसआई यूनिट की बात करने का लिए कूलम होता है, एक कूलम क्या होता है आपको बता दूं। अभी मैं बोल रहा हूँ सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है ईएसयू। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको बोलते हैं आप स्टेट कूलम। इसको शॉर्ट में स्टेट सी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 ESU कितना होता है? 1 ESU ऑफ चार्ज और 1 state coulomb is that charge which repel identical charge in vacuum at a distance of 1 centimeter, ठीक है, from it with a force of 1 time। कहने का मतलब है कि आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, that charge which repel identical charge, like charges होना चाहिए, और ये जो रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को जो रिपेल करेगा इस फोर्स का वैल्यू होना चाहिए 1 टाइम, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, जिसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में यदि लाइक चार्जेज है, दो लाइक चार्जेस,
और ये यदि फोर्स 1 डाइन लगा रहा है तो इसको बोला गया है 1 स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम या 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 ESU सॉरी इसको बोला गया है, हाँ 1 ESU ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज व्हिच रिपेल आइडेंटिकल चार्ज इन वैक्यूम। ठीक है, अब कूलम और स्टेट चार्ज ESU में क्या रिलेशन है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या इसको बोल सकते हो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, तो ये CGS यूनिट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा करता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁹ ESU, यानी ESU चार्ज का हो गया आपका CGS यूनिट। ठीक है, तीसरा बोला गया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज AB कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम के अंदर चार्ज का यूनिट क्या बोला गया है, AB कूलम बोला गया है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 AB कूलम या 1/10 EMU बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, ऑफ चार्ज। तो ये हमने चार्ज के बारे में 3 यूनिट हमने देखे, SI यूनिट देखे जो कि कूलम था, उसके बाद CGS यूनिट देखे जो कि ESU है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम के अंदर इसका यूनिट होता है 1/10 EMU, यानी AMU होता है, तो AB कूलम भी ये भी चार्ज का यूनिट है। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखिए आप क्लास देखते हो तो जस्ट स्टार्टिंग का 1-2 मिनट देख करके मत छोड़ो। ठीक है, अब पूरे क्लास देखो, आपको जरूर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ से आपको फील होगा कि हमने कुछ नया चीज सीखा। ये 100% गारंटी में बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे हो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जो इस लेक्चर में बताया हूँ आपको ये सब चीजें कहीं भी पढ़ रहे हो नहीं बताया होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा बारीकी से एक चीज को कवर किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, तो ये आपको काफी फायदेमंद समझे क्लासेज रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।